नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बिजनौर के रामदास वाली गांव में। और ये गांव बिजनौर के बिल्कुल इंटीरियर में पड़ता है। चारों तरफ आप देखोगे तो इस गांव के लगभग घने जंगल ही है। घना आ, खेतों के रास्ते इस गांव से आना पड़ता है। और यहाँ कल से डेरा जमाए हुए हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी। पिछले कुछ समय में यहाँ पे गुलदार कई दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और जब प्रशासन नहीं चेता तो कल डीएम साहब के यहाँ धरने पर बैठे पहले नगीना सांसद, और उसके बाद रात से वो लगातार ऐसे गाँव में जा रहे हैं जहाँ लोग गुलदार के शिकार हुए हैं। और रात भी उन्होंने यहाँ रामदास वाली गांव में ही गुजारी, जहाँ पे इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। तो क्यों सांसद महोदय अपनी रातें यहाँ गांव में बिल्कुल एक तरह से बियाबान क्षेत्र में गुजारने पर मजबूर हैं। चलिए उन्हीं से चर्चा करते हैं, और साथ में चर्चा होगी देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी। तो चंद्रशेखर भाई, आप कल डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे, रात से आप लगातार यहाँ देहात क्षेत्र में हैं, रात आपने यहाँ रामदास वाली में गुजारी। क्यों मजबूर हुए आप रात ऐसी जगह पर गुजारने पर? देखिए, ऐसा है, मेरे आज भी याद है कि 2023 में हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया था और मुजफ्फरनगर तक के साथी भी उसमें शामिल हुए थे। वो धरना रात को 10:30 पौने 11 बजे तक चला। सर्दी का समय था और प्रशासन ने, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने हमसे वादा किया कि हम इस गुलजार की समस्या का निदान करेंगे, गुलदार मुक्त बिजनौर बनाने का काम करेंगे। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, काफ़ी चर्चाएं हुई, 100 से ज़्यादा पिंजरा खरीदने के, उनको लगाने के, और जिन उपकरणों की ज़रूरत है फॉरेस्ट विभाग की टीम को, उनको प्रदान करने का, ये सारी चर्चाएं हुई। चर्चाएं तो हुई और बीच में ऐसा भी लगा कि गुलजार के हमलों में कमी हुई, लेकिन फिर मेरे अच्छी तरह से याद है, चुनाव से ठीक कुछ समय पहले फिर से गुलदार का हमला सामने आया। और जब इलेक्शन खत्म हुआ और मैं सांसद बना तो मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को कई बार उठाया और मानव एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मैं केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं, वन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी से मिला और सुनने काल में भी मैंने ये प्रश्न उनके सामने उठाया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं स्वयं जाकर आपके क्षेत्र का दौरा करूंगा और इस गुलजार की समस्या से निजात दिलाने में हम लोग आपकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने एक पत्र भी लिखा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के लिए था, वहाँ की एक टीम भी आई, उन्होंने मुझे उनके ऑफिस से मुझे बताया भी गया। तो बहुत सारे प्रयास कागजों पर तो हुए लेकिन धरातल पे नहीं हुए। अब जब लड़ाई कागजों पे हो और परेशानी धरातल पे हो तो फिर धरातल पे उतरना मजबूरी हो जाता है। मैं यहाँ बड़े शौक से नहीं, बड़ी मजबूरी में इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, क्योंकि गुलदार का जो विषय है वो सेंसिटिव विषय है और पिछले कुछ सालों में 50 के लगभग लोगों की जान गई है, लेकिन उस तरह का प्रयास फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं देखने को मिला। आज ये गुलदार आदमखोर हो गए। 8 साल के बच्चे को, जिस गांव में बैठे हैं यहाँ, 8 साल के बच्चों को गुलदार उठा ले गया, उसके माँ बाप देखते रह गए। मैं नया गांव गया, वहाँ पर 8-9 साल के बच्चे को, हर्षित को, उसकी माँ के बिल्कुल बराबर से गुलदार उठा ले गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन पे बात की थी, एक बच्ची को, वो अपनी माँ के साथ खेत पे गई थी, पीछे से गुलदार उठा ले गया, देखा नहीं जा रहा था। और अभी सुबह में जहाँ आज गुलदार पकड़ा गया है रात के ऑपरेशन के बाद, वो गांव है इससेपुर में,
वहाँ एक महिला पे जो खेत में चारा लेने गई थी, उसके पति भी मौजूद थे, 10-12 कदम की दूरी थी। घात लगा गुलदार ने हमला किया और वो महिला आज हमारे बीच में नहीं है। ये 3-4 घटनाएं पिछले 10-15 दिन में हुई और मैंने यहाँ के अधिकारियों से कहा, उन्होंने मुझे कहा, अब मुझे लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका, तो अब ज़मीन पे जाके देखना पड़ेगा। और जब अपनी टीम को लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत लापरवाही बरती जा रही है। गुलदारों को लोग देख रहे हैं, कैमरे में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो आ रहा है और चला जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। पहली बात तो ये थी, जो पिछले जिलाधिकारी थे उनसे मैंने कहा था कि आप हमें, जो गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, आप उनको आर्म्स लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपने गांव की और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। जो लोग चाहते हैं जीवन रक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस उनको मिल जाए, तो ये नहीं कि अगर कोई जंगल में जाके मार रहा है तो समझ आता है कि वो अपराध का दोषी, लेकिन अगर गुलदार आपके घर में घुस जा रहा है, आपके गांव में आ जा रहा है, तो वो घूमने तो नहीं आया, बारात में तो नहीं आया, वो तो आपको नुकसान पहुंचाने आया है। किसके बच्चे को ले जाए, किसकी पत्नी को, बेटी को, बेटे को, भाई को ले जाए, ये तो स्वीकार्य नहीं है। मैं तो, मेरा इस पर स्पष्ट है, अगर गांव में गुलदार आके हमला करता है तो ग्रामवासियों को उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और ऐसे बहादुर लोगों की प्रशासन को उनको सम्मान पत्र सौंपना चाहिए, सरकार को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ये जो घटनाएं हुई है, इनके कारण मजबूर होके, क्योंकि अगर जितनी देर में रहूंगा उतने अधिकारियों की मजबूरी हो जाएगी कि जिस काम को मैं दूंगा उसको करना, तो रात से सारे अधिकारी यहाँ हैं। इसके लिए, इसके बाद एक गुलदार पकड़ा भी गया है और इन गुलदारों की संख्या असंख्य है, अब इनकी गिनती नहीं हो पाई है। बताया जाता है कहीं पर ये 400 से भी ज़्यादा है। तो सब आदमखोर नहीं, लेकिन जिसने गांव का रास्ता देख लिया है, अब उसका स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, ये गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और अमरीश भाई, सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन कीमत 5 लाख रुपए, इस पे मेरी असहमति है। इसलिए मैंने कल मांग भी की कि 25 लाख रुपए मिनिमम मुआवजा होना चाहिए। अब आप ये महसूस करो, आप और मैं दोनों किसान परिवार में जन्मे हैं। किसान के खेत में खेती होगी तो मजदूर का भी भला होगा। तो पहले तो हम पे प्राकृतिक मार हो रही है। कैसे? गंगा की तलहटी के जितने गांव हैं वहां से हजारों बीघे जमीन कट गई है, सारी फसल खराब हो गई और एमएसपी हमारे यहाँ किसी फसल पे बहुत उस तरह से मिलती नहीं है। फिर खाद, यूरिया में किस तरह की समस्या है, डीएपी में लाइनें लग रही है, ये भी किससे छिपा नहीं, जिस तरह काला बाजारी हो रही है, ये भी आपके सामने है। अब जो फसल होगी उस फसल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा गन्ना बहुल्य क्षेत्र है और गुलदार बड़े पैमाने में गन्ने में है, तो किसान अपने खेत में नहीं जा पा रहा है। तो किसान खेत में नहीं जा पा रहा, जो मजदूर डिपेंड था खेती पे किसान के ऊपर, वो भी कमजोर पड़ गया है। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो घास लाकर दूध बेच के अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, वो लोग भी हाशिए पे चले गए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला, ना किसी नेता के बच्चे कुछ हो रहा है, ना किसी अधिकारी के बच्चे कुछ हो रहा है, ना किसी नेता कुछ हो रहा है, ना किसी अधिकारी कुछ हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गरीब किसान मजदूर है, मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है। गुलदार कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है जो उससे कमजोर है, और उसका सबसे आसान शिकार है बच्चे और महिलाएं। और जिस तरह से वो उनको नोचता है, अगर आप देखोगे, एक बच्ची को मैंने देखा, इसका पैर अलग था, हाथ अलग था, गर्दन अलग थी, मुंह पे कुछ था ही नहीं। ये जो आतंक है, इस आतंक से निजात मिलना बहुत जरूरी है। तो जब मैं कल से फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ बैठ बैठ के कैसे कर सकते हैं, कल से उन्होंने अपने प्रयास में बढ़ोतरी की है। कुछ उनकी भी समस्या है, मैं इनको भी दरकिनार नहीं करता, उन पे भी कुछ उस तरह के इक्विपमेंट्स, उस तरह के रिसोर्स नहीं है कि वो इस काम को तेजी से आगे बढ़ा। तो मैं सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार उनके हाथों को मजबूत करे। जैसे उनके जो चौकीदार है उसको 6,000 रुपये मिलते हैं, उनके जो वेपन है आप देखोगे तो आप हंसते हंसते थक जाओगे। इनकी भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए इनको जो है एडवांस वेपन्स प्रोवाइड कराए जाएं, एडवांस जो इक्विपमेंट्स जो है, मशीनरी, ड्रोन, और उनकी सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए उस तरह के जो है सुरक्षा चक्र उनका बनाया जाए।
और इन गुलदारों को पकड़ के कहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, यहाँ से जिनको पकड़ा है 143 करीब पकड़े जा चुके हैं, उनको कहाँ छोड़ा जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। कोई टैग ऐसा नहीं लगा रहा है जिसको पकड़ लिया गया उसको छोटे, उसको टैग नहीं लगा रहे हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि ये जो वही पिछले वाला आदमखोर है कोई और। तो कई बुनियादी काम होने जरूरी है, जब वो होंगे तभी जाके इस समस्या निजात मिलेगी। और क्योंकि जिस क्षेत्र में बैठा हूँ यहाँ 8 साल के बच्चे की जान गई थी, तो इसलिए हमने निर्णय लिया था कि हम वहीं रुकेंगे और कल से हम लोग कोशिश में लगे हैं। अभी भी एक बड़ा ड्रोन हम लोगों ने मंगाया, उम्मीद है कि आज उस गुलदार को पकड़वाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। डीएम कार्यालय से गांव तक आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, नाइट स्टे भी आपने गांव में किया, लग रहा है कोई स्थायी समाधान निकलेगा? जंगल से और संसद तक, भाई संसद में मैं इसको उठा चुका हूँ, पत्राचार भी कर चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ, उन्होंने मुझसे वादा भी किया था। और गांव के जंगल में रात हम लोग रात्रि प्रवास किया है खुले में। तो मेरी जो जीवन है वो भी सामान्य लोगों के जीवन के जितना ही कीमती है। लेकिन मैं जिस पद पे हूँ, अगर मुझे जरा सा भी नुकसान होगा तो इसकी कीमत पूरी सरकार को चुकानी पड़ेगी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं किसी और को कहता कि भाई आप अपने जीवन को दांव पे लगाओ, आप जाओ वहाँ जंगल में। ऐसा अक्सर होता है ना कि नेताजी पीछे रहते हैं और जनता आगे रहती है, और जो नुकसान होगा जनता को होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि दूसरे के जीवन को दांव पे लगाना अच्छा है कि हम लोग खुद ही प्रयास करें। इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि भाई आम लोगों के जीवन पे जो खतरा मंडरा रहा है, इस खतरे को कम किया जाए और सरकार इसका संज्ञान ले, और जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी उनको भी जो सुविधाएं उनको चाहिए वो दे, और एक मजबूत तंत्र बना के इन गुलदारों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बना के इन गुलदारों को किसी भी तरह से, किसी भी तरह का फॉर्मूला इनको पकड़े और उनको सुरक्षित जगह पे ले जाएं और लोगों के जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करें। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, माँ बाप भेज नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। कोई माँ जिसने 9 महीने पेट में बच्चे को रखा है, वो नहीं चाहती अपने बच्चे को इस तरह की जो है हिंसा का शिकार होते। जिस माँ से मैं आज सुबह मिला था, वो जिस तरह चीख रही थी, वो कह रही थी इन कागज के टुकड़ों से कुछ नहीं होता, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मेरे पास सब नहीं थे। इसका कोई जवाब मेरे पास छोड़िए, मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ा ही कुछ होता है। आप बताओ, क्या गांव में पहरे नहीं लग रहे? मुझे फनगर में क्या, सहारनपुर में पहरे नहीं लग रहे गांव में? क्या शामली में, बड़ौत में, बागपत में, मेरठ में, सहारनपुर में, बिजनौर में पहरे नहीं लग रहे हैं? और पहरे लग रहे हैं तो ये निकम्मी सरकार क्या कर रही है? ये कानून व्यवस्था है कि जनता को पहरा देना पड़ रहा है। जनता आपको टैक्स भी दे और जनता पहरा भी दे। ऐसे सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो सरकार जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती, चैन की नींद नहीं जो है दे सकती, जो लोगों की जान की रक्षा नहीं कर सकती, जो किसानों के, मजदूरों के जीवन को बेहतर नहीं बना सकती, जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को खत्म नहीं कर सकती। किसी गांव में चले जाओ आप, आपको सड़क के नाम पे गड्ढे मिलेंगे। प्रधानों को जनता ढूंढ रही है कपड़े फाड़ने के लिए कि बताइए सारी सड़कें नहीं बनी। लेकिन सच ये है कि आप किसी गांव में चले जाओ, कई सौ मीटर सड़कों के इतने बुरे हाल है कि आपको जाके ऐसा लगेगा कि मैं विकास वाले क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, या मैं किसी जंगल के, हमारे यहाँ कहते हैं ना वो बनी होती है चक्रोड़, जो बनी होती है खेतों में जाने के लिए, मैं उस चक्रोड़ में घूम रहा हूँ। इसी गांव में अगर आप आगे जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ कि आपको मेरी तरफ पैंट इतनी ऊपर करनी पड़ेगी और जूते आपको निकालने पड़ेंगे, और हो सकता है गिर गिर के कोई दांत वात ना टूट जाए, इसके लिए डेंटिस्ट से पहले बात करनी पड़ेगी आपको। इस तरह की स्थिति है। 2.5 फीट गारा हो रहा है। मैं गया था अभी देखने के लिए, तो पैंट इतनी ऊपर चढ़ा के गया था। ये स्थिति है जहाँ हम बैठे हैं, और ये सड़क से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे नजीबाद के बिल्कुल करीब है, और इससे इस गांव के बाद उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। ये ऐसी ग्राम पंचायत है। चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल अलग ही रीति से काम कर रहे हैं, अधिकारियों को आप कीचड़ में घुमा दे रहे हैं, और अब गुलदार की बारी आई तो आप नाइट स्टे करके खुद लोगों के साथ में खेतों में जा रहे हैं, देख रहे हैं भी कैसे गुलदार पकड़ा जाए। तो भाई मेरे पास इतने अधिकार भी तो नहीं हो कि गुलदार से सीधा लड़ लूँ, ये हमें छूट दे दें।
कि भाई आप गुलदारों पकड़ लो, अगर ना पकड़ दिए तब बता देना आप मुझे। मेरा चैलेंज है सरकार को। सरकार हमें 1 महीने का समय दे दे, सारे गुलदार पकड़ के हम दे देंगे, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा। ना दिए तब आप कहना। लोगों की जीवन रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमने पार्लियामेंट में शपथ ली थी कि हम अपने क्षेत्र के और भारत के हर एक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और जहां 50 लोगों की जान चली गई, उस मामले को छोटा मामला ना समझे सरकार। आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बताओ, बहराइच में भेड़ियों का, गुलदारों का आतंक है या नहीं है? कच्चे बनियान वालों का, सरिये वालों का आतंक है या नहीं है? नौजवानों पे बेरोजगारी का आतंक है या नहीं है? गरीब किसानों पे महंगाई का आतंक है या नहीं है? तमाम जो है महिलाओं पे सुरक्षा का आतंक है या नहीं है? तो सिर्फ धर्म का नारा लगाने से पेट नहीं भरेगा। बुनियादी सुविधा सरकार को प्रदान करनी चाहिए। अब तो शिक्षा पे भी आतंक है। ये सरकार शिक्षा स्कूल बंद करेगी, ये सरकार अध्यापकों को हटाने काम करेगी, ये प्रधानों की निधि को कम करेगी, ये प्रधानों की सरकार जांच कराने वाली सरकार है, प्रधानों को डराने वाली सरकार है। मुझे आज भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो बहुत सारे प्रधानों ने मुझे कहा कि आज हमें सरकार के विधायक जी ने बुलाया और अधिकारियों ने बुलाया, कहा हमें सपोर्ट करो वरना बस्ते तुम्हारे रखवाले जाएंगे। ये लोकतंत्र को चुराने वाली, जनता को ठगने वाली, जनता को डराने वाली सरकार है। इसका हिसाब जनता आने वाले समय में करेगी। मेरी बात को आप याद रखना।